जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवनी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। और यूनिट फर्स्ट और सेकंड की ऑल वीडियोस हमने जीवनी क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में अपलोड कर दी हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो चैनल पर जाकर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा कि व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में हमने डीपली समझाया था। आज की इस वीडियो में विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है उसको जानेंगे, और प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट सेकंड की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम टोटल थ्योरी को कवर कर लेंगे और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस फॉर्मूले और कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम रेगुलरली अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को स्टार्ट रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण से होता है। यानी कि जो व्यतिकरण है वो दो प्रकाश तरंग होते हैं जो कला संबंध होते हैं, उनसे आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। लेकिन विवर्तन में एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से होता है। विवर्तन कैसे होता है? एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य जो अध्यारोपण होता है उससे हमें विवर्तन देखने को मिलता है। व्यतिकरण में देख लेते हैं। व्यतिकरण में क्या होता है? सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। जो भी दीप्त फ्रिंज होती हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है? समान होती है। लेकिन विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक और उनके दोनों ओर उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती है। मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक होती है तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती है। यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो तेजी से घटती जाती है। व्यतिकरण में देख लेते हैं। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कहते हैं कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन विवर्तन में साफ मना की गई है कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती है। व्यतिकरण में तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन विवर्तन में साफ मना किया गया है कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती है। व्यतिकरण में देख लेते हैं। अदीप्त यानी कि जो डार्क फ्रिंज हैं उनकी तीव्रता शून्य अथवा अत्यंत कम होती है। यानी कि लगभग शून्य के समान ही उनकी तीव्रता होती है, जिससे दीप्त व अदीप्त के मध्य स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता होगी वो अत्यधिक होगी और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होगी, तो उन दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन विवर्तन में क्या होता है? निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती। जैसे इसमें दीप्त की तीव्रता अधिक होती है और अदीप्त की तीव्रता लगभग 0 होती है व्यतिकरण में। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता। जो उच्चिष्ट होता है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, लेकिन उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है। लेकिन निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और इसलिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के मध्य बहुत स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता। ठीक है, नहीं होता है। ऐसा स्पष्ट अंतर नहीं होता है कि हम क्लियर तरीके से बता सके निम्निष्ट तीव्रता है, उच्चिष्ट तीव्रता है, क्योंकि उच्चिष्ट तीव्रता के दोनों तरफ भी क्या होती है? तीव्रता घटती जाती है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है। आप फिगर को देख रहे होंगे किस तरीके से यहां पर बताया गया है। फिगर को समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं किस तरीके से प्रकाश का ध्रुवण होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए समझ लेते हैं प्रकाश के ध्रुवण को, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम सभी जानते हैं कि तरंग दो प्रकार की होती है। ध्यान से समझिएगा। आपको फिगर के सहायता से समझते जाना है, फिगर को देखते जाना है। जैसे जैसे मैं यहां पर बताऊंगा आपको फिगर को माइंड में रखते जाना है। क्लियर है? हम सभी जानते हैं कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ये हमने पढ़ा था। और कौन कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं।
लेकिन बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा तरंग की दिशा में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएंगी। और अनुप्रस्थ तरंगे वे होती हैं जिनमें माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा कैसी होती है, तरंग की गति की दिशा के लंबवत हो जाती है। यानी कि अगर तरंग की दिशा के अनुदिश होंगी तो वो हो जाएंगी अनुदैर्ध्य, और अगर तरंग की दिशा के लंबवत होती हैं तो वो हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंगे। ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। इसी के साथ दोनों प्रकार की तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन होता है। मतलब कहने का यह है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन होता है। क्लियर। परंतु जो ध्रुवण होता है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग का ही हो सकता है। यह आप ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग से ही हम ध्रुवण को देख सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग से हम ध्रुवण का जो प्रभाव है वो नहीं देख सकते। और इस कथन की पुष्टि के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया गया है कि एक रस्सी में उत्पन्न तरंग का उदाहरण अगर हम ले लें, ठीक है, ये एक रस्सी है और अगर हम इसमें जो उत्पन्न तरंगे हैं इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम किस तरीके से इस प्रयोग को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लकड़ी के दो पटरे ले लेंगे, ठीक है। लकड़ी के दो पटरे ये हमने ले लिए हैं, एक ये है और एक ये है। अभी सिंपल, ठीक है, दोनों हमने यहां पर ले लिए हैं। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें दो पतली झिर्री को काट लेते हैं। एक झिर्री ये हमने काट ली और इसमें एक झिर्री ये काट ली। अलग अलग में एक एक झिर्री हमने काट ली है, लेकिन बराबर बराबर। अब दोनों स्लिटों को, दोनों झिर्रियों की दिशा को आपस में समांतर रखते हैं, यानी कि इसको भी और इसको भी आपस में आमने सामने एकदम बिल्कुल समांतर इसको खड़ा किया है। यानी कि जैसे कि ये इसकी जो झिर्री कटी हुई है और इस दूसरे वाली की झिर्री कटी हुई है, इन दोनों झिर्रियों को आमने सामने रखें, बिल्कुल इस तरीके से हमें इन दोनों को रख देना है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके बाद रस्सी से एक सिरे को, रस्सी का जो एक सिरा है उसको क्या करना है, किसी स्थिर स्थान पर बांध देना है। हमने क्या किया, दीवार में ये हुक लगा हुआ है, इसमें हमने इस रस्सी को बांध दिया है। क्लियर। अब रस्सी को बांध देने के बाद क्या करते हैं कि रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो दोनों स्लिट के भीतर से गुजार कर, दोनों स्लिटों की दिशा को आपस में समांतर रखते हुए रस्सी को ऊपर नीचे झटके दिए जाते हैं। हमने क्या किया, यहां पर रस्सी को बांधा, इन दोनों में से रस्सी को गुजार करके हमने क्या किया, यहां पर ऊपर नीचे हमने इसको हिलाया। क्लियर। अब जब रस्सी को हम ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में जो उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो कि त्यों गुजर जाती है। यानी कि जैसे हमने इसको हिलाया तो हम क्या देखते हैं, यहां से तरंग उत्पन्न होती है और तरंग उत्पन्न होने पर हम देखते हैं कि ये जैसे यहां पर थी वैसे ही इस स्लिट से गुजर जाती है और फिर आने वाली जो नेक्स्ट स्लिट है, दूसरी स्लिट, उससे भी ये इसी तरीके से गुजर जाती है। इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, जो कि त्यों ये इस तरीके से ही गुजर जाती है। फर्स्ट फिगर हमने समझ लिया किस तरीके से है। यहां पर जो इसमें तरंग उत्पन्न हुई वो कौन सी है, यानी कि यहां अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जैसी की तैसी गुजर जाती हैं, ठीक है, जैसे हैं वैसी ही गुजर जाएंगी। इसके बाद सेकंड फिगर को अगर हम समझें तो सेकंड फिगर में हमने क्या किया है, इस वाले जो ये हमारे पास पटरी है इसको हमने चेंज किया है, जिसमें सेकंड वाली स्लिट कटी हुई थी। तो अब यदि रस्सी को झटका देते रहे, रस्सी को हम झटका देते रहे, वेव चलती रहे, तो स्लिट 2 यानी कि जो S2 है उसको धीरे धीरे घुमाया जाए। हम इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो S2 से निकलने वाली जो तरंगे होंगी उनका आयाम क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। इसको हम घुमाते रहे, इस तरीके से हम घुमाते रहे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहां से यहां पर तो इसका आयाम सेम मिलेगा, ठीक है, एज इट इज वेव चलती रहेंगी, लेकिन इससे गुजरकर जो भी वेव जा रही है रस्सी में उनका आयाम क्या है, घटता रहेगा, वो कम होती रहेगा। क्लियर है। और अंत में क्या होगा, जब S2 स्लिट S1 स्लिट के लंबवत हो जाती है, यानी देखिएगा S1 ऐसे है, S2 ऐसे है, यानी कि S2 स्लिट S1 के जब लंबवत हो जाती है तो S2 के बाहर कोई तरंग नहीं निकलती। कैसी होती है, तरंग यहां तक आती है और समाप्त हो जाती है, आगे की रस्सी एज इट इज सीधी रहती है, कोई भी तरंग S2 से बाहर नहीं निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों स्लिटों के लंबवत होने पर दूसरी स्लिट से निकलने वाले कंपनों का आयाम कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है।
और जब सेकंड स्लिट से निकलने वाले तरंगों का कंपनों का आयाम शून्य हो जाता है, तो अब यह देखते हुए हम ये जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश के कंपनों का आयाम भी इसी प्रकार परावर्तित किया जा सकता है, जैसे इस रस्सी के आयाम को हमने परावर्तित किया, यानी कि यहां पर और यहां पर फर्स्ट कंडीशन में आयाम कैसा था, समान था इन दोनों स्लिट से गुजरने के बाद। अब हमने सेकंड स्लिट को फर्स्ट स्लिट के लंबवत कर दिया, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्लिट से तो आयाम सेम है तरंग का, लेकिन सेकंड स्लिट से जो गुजरने वाला आयाम है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो जीरो हो गया है। और इसी तरीके से हमने यह जाना कि जो प्रकाश है वो भी एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश के कंपनों का आयाम भी इसी तरीके से परावर्तित किया जा सकता है। क्लियर। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि ध्रुवण किस तरीके से किया जा सकता है। अब यदि प्रकाश की तरंगों का आयाम भी हम परावर्तित कर सकें, ठीक है, तो उसी को हम ध्रुवण, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ध्रुवण हम उसमें देख सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम कणों का जो विस्थापन होता है वो तरंगति की दिशा में होता है। ये सभी जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों का, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों का माध्यम के कणों की दिशा में विस्थापन होता है, ये हमें पता है। तरंग की गति की दिशा जहां होती है उधर को ही कणों का विस्थापन होता है, और यही कारण है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है। क्लियर। अनुप्रस्थ यानी कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों का जो भी ध्रुवण है वो संभव नहीं है। केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही हम ध्रुवण देख सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का जो कंपनों की दिशा होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है। लेकिन अनुदैर्ध्य कैसी होती है, तरंग की गति में ही होती है, और तरंग की गति में जिस तरंग की माध्यमों के कणों की दिशा उसी डायरेक्शन में होगी, उसी दिशा में होगी जिस साइड में तरंग की गति है, तो हम उसका कभी भी ध्रुवण नहीं करा सकते, संभव नहीं है। क्लियर। तो हमने ये दोनों फिगर को सही तरीके से समझा, किस तरीके से हमने इस रस्सी का जो तरंग का आयाम है वो कैसे हमने जीरो किया। क्लियर है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो हमने देखा था लाइट का पोलराइजेशन, यानी कि इसी के आधार पर जब हमने पहले इसको समझा, इसको समझने पर ही हमको लाइट का जो प्रकाश का ध्रुवण है वो हमको समझ में आएगा। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का ध्रुवण हम किस तरीके से करा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं प्रकाश का ध्रुवण, उसके बारे में जान लेते हैं किस तरीके से होता है। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की एक प्रकाश है वो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हम सभी जानते हैं। प्रकाश कैसा है, एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः प्रकाश के कंपनों का आयाम भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, ये हमने देख लिया था। कैसे, जैसे हमने रस्सी के आयाम को जीरो किया, क्योंकि रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे थी, और प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए हम ये अपनी थिंकिंग में ये रख सकते हैं कि जो भी प्रकाश की तरंग है, प्रकाश की तरंग को हम इसी तरीके से परावर्तित कर सकते हैं, उसके कंपनों का आयाम हम इसी तरीके से परावर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर। अब अनुदैर्ध्य तरंग का जो माध्यम है कणों का विस्थापन तरंग गति की दिशा में होता है, और यही कारण है कि अनुदैर्ध्य तरंग का जो ध्रुवण है वो संभव नहीं है, ये हमने यहां तक देख लिया था। अब आते हैं हम प्रकाश के ध्रुवण पर। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की जांच के लिए टर्मालाइन नामक क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। एक टर्मालाइन नामक क्रिस्टल है, उसका हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग में यह देखा गया कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की अगर हमें जांच करनी है तो एक टर्मालाइन नामक क्रिस्टल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि उसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो टर्मालाइन का जो क्रिस्टल है उसको हम इस तरीके से काटते हैं कि इसकी अक्षें, ठीक है, ये साधारण प्रकाश इस पर डाला गया है, तो उसको हम इस तरीके से काटें कि उसकी जो अक्षें हैं वो एक दूसरे के समांतर रहे, एक ये और एक ये। इसको हमने दो हिस्सों में काट लिया, और इसकी जो सतह है वो एक दूसरे के समांतर रहे, इस तरीके से हम उसको काटते हैं। तो C1 और C2 क्रिस्टलों को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं।
ठीक है, उनकी अक्षें आपस में समांतर होनी चाहिए। हमने दोनों को इस तरीके से रखा गया है। इसके बाद क्या होता है, जब C1 क्रिस्टल पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, C1 क्रिस्टल पर प्रकाश की किरणें डाली गई, तब ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता साधारण प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है। यानी कि जो साधारण प्रकाश की तीव्रता हमने यहां पर देखी थी, जब C1 क्रिस्टल पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाती है, जो साधारण प्रकाश की तीव्रता थी उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि C1 क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश कैसा होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है, और उसकी तीव्रता कैसे हो जाती है, आधी हो जाती है। क्लियर। जब C1 क्रिस्टल से निर्गत ध्रुवित प्रकाश, C1 क्रिस्टल से निर्गत ध्रुवित प्रकाश C2 क्रिस्टल पर आपतित होता है, यहां से प्रकाश ध्रुवित हुआ और ये C2 पर क्या हुआ, आपतित हुआ। ठीक है, C2 पर आपतित होता है, तब C2 क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। जो C2 से आपतित किरण है, ठीक है, C2 पर आपतित प्रकाश है, वो क्या होता है, उसकी तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। C2 से जो भी प्रकाश निकलता है उसकी तीव्रता कैसी होती है, अपरिवर्तित होती है। क्लियर है। अब C1 क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश जो पड़ता है उसकी तीव्रता कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, तथा ध्रुवित प्रकाश कंपनों की दिशा कैसी होती है, C1 क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की आधी है, लेकिन जो C1 क्रिस्टल के अक्ष है उसकी दिशा के कैसी होती है, कंपनों की दिशा C1 क्रिस्टल के अक्ष की दिशा में होती है। यानी कि जो C1 का अक्ष है, देखिएगा अक्ष यहां पर है, तो C1 से ध्रुवित प्रकाश की जो कंपन की दिशा होगी वो कैसी होगी, इसी के अक्ष के होगी। ठीक है, इसी के अक्ष के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, क्योंकि C1 क्रिस्टल का अक्ष ऐसे है, तो ध्रुवित प्रकाश के कंपनों की जो भी दिशा होगी वो कैसी होगी, इसी तरीके से होगी। ठीक है, यानी कि C1 क्रिस्टल के अक्ष की दिशा में होती है। अब यदि C1 क्रिस्टल को घुमाया जाए, C1 क्रिस्टल को घुमा दिया जाए, तो क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी बनी रहती है जब C1 क्रिस्टल को स्थिर रखकर C2 क्रिस्टल को धीरे धीरे घुमाया जाता है। क्लियर। यानी कि C2 क्रिस्टल को हम घुमा रहे हैं, यहां पे देखिएगा C2 क्रिस्टल को हम घुमा रहे हैं, C1 को नहीं, C2 क्रिस्टल को हम घुमा रहे हैं। C1 को स्थिर रखिएगा, C2 को हमने घुमाना स्टार्ट किया, तो क्या करना है, C1 क्रिस्टल को स्थिर रख करके C2 क्रिस्टल को धीरे धीरे घुमाया जाता है, तो C2 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कैसी होती है, घटने लगती है, यानी कि अधिकतम प्रकाश। ठीक, और यहां पर जब हम इसको घुमा देते हैं तो कैसा होता है, न्यूनतम प्रकाश। देख लीजिएगा। क्लियर। ये दो प्लेटें हैं, इससे निकलने वाला प्रकाश कैसा ध्रुवित होता है और इससे निकलने वाला प्रकाश कैसा होता है, अपवर्तित होता है। क्लियर है। जब हम क्या करते हैं, इसको स्थिर रख करके इसको धीरे धीरे घुमाते जाते हैं, यानी कि ये हमने घुमा दिया, तो घुमाने पर क्या मिलता है हमें कि प्रकाश की जो यहां पर अधिकतम तीव्रता थी वो घटती जाती है। क्लियर है। प्रकाश की तीव्रता कैसे होती है, घटती जाती है, न्यूनतम तक आ जाती है। और न्यूनतम तक कब आती है, जब C2, ठीक है, जिस समय C2 क्रिस्टल C1 क्रिस्टल के अक्ष के अभिलंबवत हो जाता है। ठीक है, C2 क्रिस्टल है वो C1 क्रिस्टल के अक्ष के अभिलंबवत हो जाता है, तो प्रकाश का जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता कैसी बन जाती है, न्यूनतम आ जाती है। न्यूनतम सिचुएशन पर हमें यहां पर देखने को मिलती है, यहां पर क्या है, अधिकतम है। और जब यहां क्रिस्टल सेकंड क्रिस्टल 1 के अभिलंबवत हो जाता है, इसके अक्ष के अभिलंबवत हो जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता कैसे होती है, न्यूनतम हो जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे मालूम कर सकता है कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम कब होती है, पोलराइजेशन में, ध्रुवण में। तो आप ये देखिएगा कि जब C2 क्रिस्टल को हम घुमाते जाएं और वह C1 क्रिस्टल के अक्ष के अभिलंबवत हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश की तीव्रता कैसे हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो C2 से कोई भी प्रकाश नहीं निकलता है, क्योंकि यहां पर तीव्रता शून्य है, तो इससे कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। और इस प्रयोग को जब किया गया तो इससे यह स्पष्ट हुआ, यह देखा गया कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, आप सही तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे, समझा पाओगे।
अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो। अब इसके बाद मैक्सवेल जी आए, तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत नियम है, तो मैक्सवेल कहते हैं कि प्रकाश एक कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा प्रकाश की गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है वो आपस में तो लंबवत होते ही हैं, लेकिन जो प्रकाश की दिशा है उसी के भी लंबवत होते हैं। और यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। एक दूसरे के लंबवत कैसे होते हैं, कंपन भी करते जाते हैं। और जब कंपन करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। हम ये इसमें देखते हैं, जो प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव हम देखते हैं वो किसके कारण होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। और विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और जो दिशा है तरंग की, ठीक है, प्रकाश की गति है उसकी दिशा के भी लंबवत होता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि ये ध्रुवीकरण किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो C1 से निकलने वाले प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होता है। क्लियर। देखिएगा, C1 से निकलने वाला जब ध्रुवित प्रकाश है उसमें जो कंपन हो रहा है वो एक ही दिशा में होता है। क्लियर। तब अतः C1 से निकलने वाली प्रकाश के तरंग के एक ही तल में कंपन होते हैं, ये हमने अभी देखा। अन्य सभी दिशाओं में कंपन शून्य होते हैं। क्लियर। C1 से जो निकलने वाली प्रकाश के तरंगे हैं उसमें कंपन कैसा हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, और अन्य सभी दिशाओं में कैसा होता है, कंपन शून्य हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवीय तल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवीय तल कहते हैं। तथा प्रकाश की जो यह घटना हमने देखी उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ध्रुवीकरण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यहां पर हमने देखा पोलराइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस। तो मेलस का नियम क्या कहता है, जब किसी ध्रुवण से निकलने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, इसको आप सही तरीके से देख लीजिएगा, ये याद करना पड़ेगा। जब किसी ध्रुवण से निकलने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, यह मेलस ने कहा था। तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। यह था मेलस का नियम। क्लियर है। क्या था कि जब किसी ध्रुवण से निकलने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। यह मेलस ने नियम दिया था, जहां थीटा क्या है, ध्रुवक तथा विश्लेषक के संचरण तल के मध्य कोण है। अब यदि विश्लेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कैसी हो, I0 हम मान लें, तो उस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, I = I0 cos स्क्वायर थीटा होगी। क्योंकि हमने पढ़ा अभी क्या होता है कि जो I है प्रकाश की तीव्रता है वो कैसा होता है, cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। तो यहां पर जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इक्वल में हम एक कांस्टेंट रखेंगे, क्या हो जाएगा, I0, वो cos स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या आ जाएगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। और यही क्या है, यही मेलस का नियम था। अब इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं, कंडीशन क्या होती है। कंडीशन में हम देख लेते हैं कि यदि थीटा = 0 और 180 हो जाए तो इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, I = I0 मिलेगा। आप रख करके देख लीजिएगा। और थीटा = 90, थीटा अगर 90 हो जाए तो I हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो थीटा = 90 रखने पर 0 मिल रही है, 0 मिल जाती है। यही हमारे पास मेलस का नियम है। यही मेलस ने कहा था कि किसी ध्रुवण प्रकाश से निकलने वाला जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो विश्लेषक पर जब गिरता है तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। ये इन्होंने कहा था। अब हम देख लेते हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पोलरॉइड। पोलरॉइड का यूज कैसे होता है, पोलरॉइड होता क्या है, बस इसको हमें जानना है और इसमें कुछ नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पोलरॉइड
ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके पोलराइड कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके पोलराइड कहलाता है। ये डेफिनेशन हुई। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति, इसका उपयोग किस तरीके से होता है। टर्मलाइन एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है। टर्मलाइन की अभी हमने पीछे बात की थी, तो टर्मलाइन क्या है? एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है, इसलिए हमने टर्मलाइन का क्रिस्टल यूज किया था। पोलराइड का निर्माण भी किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पोलराइड का निर्माण किया जा सकता है। जब कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल को पतली पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की प्लेटों के मध्य रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? पतली पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की प्लेटों के बीच। और किसको रखते हैं? कुनैन आयोडोसल्फेट को। याद रखिएगा, कुनैन आयोडोसल्फेट। ठीक है, हमने रख दिया। अब रखने के बाद क्या होता है? जो उत्पाद तैयार होता है एक ध्रुवक की भांति कार्य करता है। जो भी उससे उत्पाद बनेगा वो एक ध्रुवक पदार्थ की भांति काम करेगा। क्लियर है? पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में, कार के विंड स्क्रीन में किया जाता है। यानी कार की जो विंड स्क्रीन है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे आते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यह था पोलराइड का उपयोग। और क्यों करते हैं इनका उपयोग? वहां पर जो कार की विंडो होती है, धूप के चश्मे होते हैं, उनमें ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जिससे कि प्रकाश की जो चमक है, चकाचौंध है, उनसे बचा जा सके। इसके अतिरिक्त 3D चलचित्रों में पुरानी तेल पेंटिंग के रंग में, ठीक है, तेल पेंटिंग जो हमारे पास पुरानी चलचित्र हैं, तेल पेंटिंग के रंग उभार के लिए तथा होलोग्राम में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो होलोग्राम होता है वो भी चमकदार होता है। ठीक है, होलोग्राम होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और 3D चलचित्रों को के जो तेल पेंटिंग है उनके रंगों को उभारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहां पर यूनिट सेकंड, फिजिक्स सेकंड की जो यूनिट सेकंड है उसको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट थ्योरी हमने यहां पर कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस फॉर्मूले, और उन पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको सबसे पहले वॉच कर सकें। अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे बताइएगा यदि आपको इन वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।